नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर तरीके से जीएस के सिलेबस को कवर कर रहे थे और इसके कवर करने के दौरान मैंने आपको जो बिहार स्पेशल होता है, उसको बहुत अच्छे से समझा दिया था। उसकी प्लेलिस्ट बना दी थी, आप लोग लगातार उसको देख रहे हैं और मैंने फिर बिहार का 71 का एग्ज़ाम था, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बिहार का करंट अफ़ेयर, इकोनॉमिक सर्वे, बजट ये सारा कुछ पढ़ाया, उसका पीवाईक्यू पढ़ाया, जिसका फ़ायदा आपने 71 का जो एग्ज़ाम हो, उसमें देखा। उसके बाद मैंने बायोलॉजी की सीरीज़ शुरू की, वो लगातार चल रही है क्योंकि जीएस हमको पूरी तरीके से कवर करना है। आगे के एईडी एग्ज़ाम है या जो भी पीसीएस का एग्ज़ाम है, बिहार का या जो दरोगा का एग्ज़ाम है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम में ये जीएस काम आने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रॉपर तरीके से जीएस कवर कर रहे थे। दोस्तों, मतलब कि आज 2 दिन से मेरे मुँह में छाले पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे बोलने में दिक्कत आ रही, फिर भी मैं क्लास बना रहा किसी तरीके से। तो हम लोग जो कवर किए थे कि जो हिस्ट्री है वो कवर कर रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसमें में हमने जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था दोस्तों, वो था ब्रिटिश की जो नीतियाँ होती हैं, उनको हम लोग कवर कर रहे थे। तो देखो, हमने 3 चैप्टर अपने इसमें पढ़ लिए थे। पहला चैप्टर था ब्रिटिश का जो भारत में यूरोपीय कंपनियाँ होती हैं, उनका आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कंपनियों का आगमन, ठीक है? ये हमारा पहला चैप्टर होता है, मैं आराम-आराम से बोलूँगा। दूसरा हमारा चैप्टर होता है ब्रिटिश का विस्तार, ब्रिटिश विस्तार, कि किस तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, पूरे भारत में जो अपनी कंपनी है, उसका किस तरीके से विस्तार करती है और जितने भी देशी रियासतें हैं, राजा हैं, उनको किस तरीके से अपने कब्ज़े में लेती है, ये सारा कुछ आप समझ चुके हैं। तीसरे स्टेप पे हमने ये समझा कि जो अब ब्रिटिश विस्तार हो गया, मतलब ब्रिटिश ने कब्ज़ा कर लिया, अब उसके लिए जो नीतियाँ बनाएँगे, वो हमने देखना शुरू किया था। तो ब्रिटिश की नीतियाँ, तो नीतियों में हमने जो पहली नीति हमने देखी, वो थी ब्रिटिश की प्रशासनिक नीति। प्रशासनिक नीति में हमने उनकी जो सिविल सेवा है, जो आर्मी है, जो पुलिस है, जो न्याय व्यवस्था है और क्या आता है प्रशासन में, यही सब तो आता है। तो ये सारा कुछ हमने कवर किया। उसके बाद सेकंड स्टेप पे हमने उनकी जो क्या कहते हैं राजनीतिक नीतियाँ होती हैं, राजनीतिक नीतियाँ हमने वो कवर किया। उसमें हमने सहायक संधि देखा। उसके बाद हमने देखा जो क्या बोलते हैं जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो होती है, वो जो हड़पने की नीति होती है, मतलब राज्य हड़पने की नीति, जो अगर कोई दत्तक पुत्र जो गोद लेता था या जिसके नेचुरल रूप से उत्तराधिकारी नहीं होते थे, उनको किस तरीके से इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया, वो सारा कुछ हमने देखा। तो हड़पने की नीति हमने डलहौजी की देखी। उसके बाद हमने ये देखा कि ब्रिटिश की जो अ, मतलब कि देशी रियासतों के प्रति जो नीति होती है, उसको किस तरीके से बाँट के एक मतलब की बुक है, उसमें बताया गया है, जो मैंने आपको ये बता दिया था देशी रियासतों के प्रति ली वार्नर की बुक द नेशन स्टेट ऑफ इंडिया। उसमें किस तरीके से उन्होंने 4 भाग में बाँट के बताया था। तो सवाल पता है क्या बनता है कि इस बुक में क्या ब मतलब कि ये बुक किसकी है? दूसरी देशी रियासतों के प्रति जो ब्रिटिश की नीति है, वो किस तरीके से थी, कौन-कौन से चरण थे, ये आपसे पीटी में सवाल बन सकता है, ठीक है? इसलिए उतना ही पढ़ना है जिससे पीटी के सवाल हमारे छूटे ना, या वन जो ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, वो छूटे ना। अब इसमें सारा कुछ डिटेल नहीं पढ़ना होता है, इसमें सिर्फ़ यही पढ़ना होता है जहाँ से हमारे सवाल बन जाएँ, ठीक है? और तो हमने यहाँ तक की नीति देख ली थी। आज हम जो समझेंगे दोस्तों, आज तो हम 2-3 चीज़ें समझेंगे। आज हम समझेंगे जो अंग्रेज़ों की विदेश नीति रहती है, वो समझेंगे पहले स्टेप में। उसके बाद विदेश नीति के बाद जो उनकी आर्थिक नीति रहती है, आर्थिक नीति, वो हम ढंग से समझेंगे। और इसी में जो हमने पीछे एक चैप्टर जो बचा था, मैं बोला था कि आपको समय आने पे या बाद में करवाऊँगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो धन का निकासी होता है, वो यहीं पे हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम इतना सारा कवर कर लेंगे। उसके बाद ब्रिटिश की जो असामाजिक नीतियाँ होती हैं, सामाजिक धार्मिक, उसमें आ जाएँगे। फिर ब्रिटिश की जो प्रेस की नीतियाँ हैं, जो मतलब कि न्यूज़पेपर के लिए जो नीति बनाई जाती है, उनको सबको हम धीरे-धीरे कवर करते हुए सारा कुछ कवर करेंगे। इसमें मैं कुछ भी छोड़ूँगा नहीं, ठीक है? तो आप टेंशन मत लो, बस जितना बताया जाए उतना जल्दी-जल्दी करते रहो, ठीक है? देखो, ये भारत का नक्शा है। देखो, मैं आपको थोड़ा-सा मतलब कि नक्शा बना के समझा दूँ जिससे आपको दिमाग में चीज़ें बस जाएँ। इस तरीके से मान लो कि थोड़ा बहुत ही गलत बन गया है, थोड़ा-सा अच्छा बनाता हूँ, देखो। अगर इस तरीके देखो, ये है भारत का नक्शा मान लो, ठीक है? इस तरीके से।
चलो छोड़ो, ज़्यादा नक्शा बनाने के चक्कर में रहा तो क्लास ही नहीं हो पाएगी। इस तरीके से ये भारत का नक्शा, ठीक है। अब देखो इसके बाद जब ब्रिटिश लोग क्या करते हैं कि आपने इनकी पॉलिसी को देखो और इनका जितना भी हमने देखा अगर उसको दिमाग में रखो, तो पहले ये क्या काम करते हैं कि भारत को धीरे-धीरे अपने कब्ज़े में लेना शुरू करते हैं। जैसे ही भारत को कब्ज़े में ले लिया, अब इनके पास पुलिस व्यवस्था आ चुकी है, सब सारी व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था इनके पास सारा कुछ आ चुका है, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं कि जो अगल-बगल के राज्य हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ़ भारत पे ही इनका कब्ज़ा था, ब्रिटिश का कब्ज़ा तो पूरे मतलब कि वो दुनिया में था। तो ये क्या काम करते हैं कि भारत के जो अगल-बगल के स्टेट हैं, उनसे किस तरीके से उनको कब्ज़े में अपने लिया जाए, तो उसके प्रति अभी नीति बनाना शुरू कर देते हैं। और जो भी स्टेट जो है, चाहे भारत का है, पड़ोसी राज्यों से जिसका भी झगड़ा होता है, तो उसको कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के ये लोग मतलब कि अपने अंतर्गत कर लेते हैं। तो देखो एक राज्य जो भारत से लगा हुआ था, वो था यहाँ पे नेपाल, दूसरा यहाँ पे था तिब्बत, इधर था अफ़गानिस्तान। ठीक है? यहाँ नहीं इधर म्यांमार था, म्यांमार जिसको बर्मा बोलते थे, ये था बर्मा या म्यांमार, ये था अफ़गानिस्तान, ठीक है? अफ़गानिस्तान, ये था नेपाल और यहीं पे था तिब्बत। तो जितने भी इधर के राष्ट्र से जितने भी देश थे, सबको ये ब्रिटिश कब्ज़ा करते हैं और उन्हीं सबको हमको पीटी के हिसाब से या जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से चीज़ों को जल्दी से कवर कर लेना है, 20 घंटे नहीं लगाने हैं, ठीक है इसी में। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं नेपाल के प्रति इनकी नीति क्या होती है। तो नेपाल से इनका युद्ध इसलिए होता है कि जो नेपाल है, सिक्किम पर अपना दावा पेश कर देता है। सिक्किम जो भारत का राज्य रहता है, जो इसके अंतर्गत रहता है, देखो इस सब जगह राजा रहते हैं, साम्राज्यवादी शासक रहते हैं। तो इन जैसे ही दावा पेश करता है तो इसके बाद नेपाल से ब्रिटिश का युद्ध हो जाता है और युद्ध के बाद ब्रिटिश और जो मतलब कि आंग्ल और नेपाल के बीच में एक संधि होती है। मतलब कि युद्ध होता है और नेपाली हार जाते हैं, तो इनके बीच में एक संधि होती है जिसको हम बोलते हैं सुगौली की संधि। पता है सवाल कैसे आएंगे? मिलान के सवाल आएंगे कि सुगौली की संधि, यानडाबू की संधि, गंडमक की संधि। अब इस तरीके से दे दिया। अब जो राज्य देंगे, तीन चार राज्य दे दिए गए भाई, नेपाल से, म्यांमार से, अफ़गानिस्तान से, इस तरीके। अब मिलान के सवाल बताओ। तो थोड़ा-सा ये चीज़ें बता दे रहा हूँ और कब हुई थी ये बता दे रहा, तो आपके दिमाग में बस थोड़ा-थोड़ा कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला सवाल ही नहीं है, ठीक है? ये क्योंकि जो बता रहा सिर्फ़ इसी तरीके से सवाल आएँगे। उसके तो सुगौली की संधि होती है 1816 में आंग्ल और नेपाल के बीच में, क्योंकि नेपाली हार चुके थे। तो जब सुगौली की संधि हुई, तो इसके माध्यम से अंग्रेज़ों को कुमाऊँ और गढ़वाल जो मतलब कि उत्तराखंड वाला जो एरिया है, ये वाला उस समय जब नेपाल-वोपाल सबका शासन रहता था, तो ये कुमाऊँ और गढ़वाल का विस्तृत क्षेत्र अंग्रेज़ों को प्राप्त हो जाता है। नेपाली जो है सिक्किम पर जो अपना दावा करते थे, उसको भी छोड़ देते हैं और ये डिसाइड होता है कि काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है, वहाँ पे एक अंग्रेज़ रेज़िडेंट रखा जाएगा और फिर नेपाल इसको फ़ॉलो करता है, तो फिर इनसे शांति बनी रहती है, ठीक है? तो ये आपने समझ लिया। दूसरा जो संबंध मतलब कि जो रिलेशन देखेंगे हम म्यांमार के साथ देखेंगे, तो ये म्यांमार जो ये साउथ मतलब कि नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ से ये जुड़ा हुआ क्षेत्र रहता है, इसको बोलते हैं म्यांमार या बर्मा। अब इससे संबंध क्या होता है कि म्यांमार का जो राजा रहता है ना, वो साम्राज्यवादी राजा तो रहता ही है, तो वो क्या करता है साम्राज्यवादी नीति अपनाने लगता है और ये क्या करता है जो मतलब कि बहुत सारे जो भारत के क्षेत्र रहते हैं जैसे तेनासरीम, अराकान, मणिपुर, इन सबको ये जीत लेता है। कौन? ये यहीं का बर्मा का राजा साम्राज्यवादी नीति करके मतलब कि अपने आप को बढ़ावा देना चाहता है और ये अंग्रेज भी साम्राज्यवादी नीति अपनाते हैं। तो इससे जब ये कर देता है कब्जा, तो इससे कटुता बढ़ती है और फिर नेपाल वो बर्मा और आंग्ल के बीच में युद्ध होता है, जिसमें ये बर्मा वाले लोग पूरी तरीके से पराजित होते हैं। इनके 3 युद्ध होते हैं, इनके बीच में फिर यानडाबू की संधि होती है 1826 में और फाइनली जो बर्मा को मिला लिया जाता है। बाद में 1935 का जो एक्ट होता है ना, उससे जाके बर्मा फ्री होता है। ठीक है? तो ये दिमाग में रखना। अब इसको एक-एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। इनके बीच में बर्मा का राजा क्या करता है, साम्राज्यवादी नीति आरंभ कर देता है, जिससे फिर इनका युद्ध होता है। प्रथम युद्ध 1824 से 26 के बीच में होता है। तेनासरीन, अराकान और मणिपुर को बर्मा का राजा जो है जीत लेता है और जैसे ही बर्मा का राजा जीत लेगा, तो वो कहेगा कि यहाँ से जो लोग भाग के आपके राज्य में गए हैं, अंग्रेज़ों का जो साम्राज्य है, उनको वापस करो। तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, अंग्रेज़ मना कर देते हैं कि हम वापस नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है, कटुता बढ़ती है और फिर क्या होता है, बर्मा का राजा वहाँ पे जो चटगाँव स्थित शाहीपुर द्वीप रहता है, उस पे वो कब्ज़ा कर लेता है और जैसे ही कब्ज़ा कर लेता है, तो फिर इनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है और फाइनली जो बर्मा का राजा रहता है, ये हार जाता है। अब बर्मा की राजा जो हार जाएगा, उँगली इसी ने की, तो उसके बाद क्या होता है, यानडाबू की संधि होती है 1826 में। जब 1826 में यानडाबू की संधि होती है, तो इसमें ये कहा जाता है कि बर्मा का जो राजा अराकान,
सेनासरीम ये जो है, जो जीता है, ये सब अंग्रेजों को वापस कर दे। और दंड इस पे लगाया जाता है कि 1 करोड़ इसको पाउंड फाइन देना पड़ेगा। और बर्मा सरकार ने असम, कछार और जयंतिया पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, बर्मा सरकार, ये भी कहा गया। और उन्होंने मणिपुर राज्य की स्वतंत्रता को भी स्वीकार करना पड़ा। पहले मणिपुर राज्य इन्हीं के अंतर्गत आता था, लेकिन अब उसकी स्वतंत्रता को, बर्मा के राज्य को स्वीकार करना पड़ा। और ये भी कहा गया अंग्रेज जहाँ-जहाँ लड़ाई करेंगे ना, अपना रेजिडेंट जो ज़रूर रखेंगे। और ये कहा गया कि बर्मा में रंगून में जो राजधानी रहती है, वहाँ पे एक अंग्रेज रेजिडेंट, एक सेना की टुकड़ी रहेगी। और अंग्रेजों ने कलकत्ता में एक बर्मी दूत रखा, ठीक है। इसी समय लॉर्ड जो एमहर्स्ट रहता है, इसी को अली ऑफ आराकान की उपाधि दी जाती है। तो सारा कुछ फैक्चुअल रूप से मैं आपको बताता चल रहा। लेकिन बाद में होता क्या है कि ये दोनों जो अंग्रेज रहते हैं, बर्मा में रहने वाले अंग्रेज, और बर्मी कानून का उल्लंघन कर रहे थे। और साथ ही जो मतलब कि जो बर्मा की सरकार थी, वो जो यांडाबू की संधि हुई, इसको भी मतलब कि ढंग से मान नहीं रही थी, इसमें भी आनाकानी कर रही थी। तो इसकी वजह से होता क्या है, द्वितीय युद्ध हो जाता है 1852-53 में। बर्मा इसमें फिर आ जाता है डलहौजी के द्वारा, क्योंकि ये रीजन रहता है। तो और फिर बर्मा को फिर शांत करा दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं 1855-56 में कि आप बर्मा को पूरी तरीके से मिला लो, क्योंकि अब बर्मा क्या कर रहा कि उस समय की जो शक्तियां होती हैं, फ्रांस से, इटली से, इन सबसे संबंध बनाने लगता है बर्मा का राजा। तो इसी को देखते हुए 1885-86 में इनका मतलब कि तीसरा युद्ध करके, बस एक मतलब कि वो था कि अब किसी तरीके से बर्मा को अपने राज्य में मिला लेना है, एक मतलब फॉर्मेलिटी थी। फिर इसको किया जाता है कि बर्मा को पूरी तरीके से अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते हैं तृतीय युद्ध से। और फाइनली 1935 में जाके 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है ना, उसके माध्यम से बर्मा को अलग किया जाता है। तो ये दिमाग में रखना। तो ये बर्मा का जो अंग्रेजों से संबंध था, वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा जो मतलब कि देश है, वो अफ़गानिस्तान वाला इलाका है। अफ़गानिस्तान वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, तो इससे अब देख लो, इसे बस वो थोड़ा-सा देखना है। लॉर्ड ऑकलैंड इस समय रहता है। और उस समय क्या होता है कि जो मतलब कि अफ़गानिस्तान के शासक थे, वो रूस और जो फ्रांस है ना, इन सब से, रूस से ज़्यादातर अपने संबंध बढ़ा रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि अगर कोई दूसरा राज्य जो है, उनका पड़ोसी राज्य अगर किसी दूसरे देश से संबंध अच्छे करने की कोशिश करेगा, तो ये उसको मना करेंगे, और नहीं मानेगा तो उसको फिर हड़पेंगे, युद्ध करेंगे। तो यही सब चीज़ अफ़गानिस्तान के साथ हुई। इनके साथ इनका जो युद्ध हुआ पहला 1834 और 42 में, इससे मतलब कि अंग्रेज़ों को जो है ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, और स्थिति उसी तरीके से बनी रही, क्योंकि रूस भी उधर साथ दे देता है। लेकिन द्वितीय युद्ध होता है 1878-80 में। इसमें लॉर्ड लिटन क्या करता है, उग्र नीति अपनाता है कि किसी तरीके से हमको बस अफ़गानिस्तान को कब्जा कर लेना है। और फिर युद्ध होता है, अफ़गानी हार जाते हैं, और अफ़गानियों को एक गंडमक की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो ये भी दिमाग में रखना। उसके बाद तीसरा युद्ध होता है 1919 में, और अफ़गानिस्तान पूरी तरीके से हार जाता है, और इसको पूरा का पूरा कब्जा कर लिया जाता है। बस इतना ही समझना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, देख लेना, इससे ज़्यादा सवाल यूपीएससी तक में नहीं आते हैं। बस आपसे ये पूछा जाए गंडमक की संधि, बहुत होगा एज पूछ लिया जाएगा, बहुत होगा कि ये पूछ लिया गवर्नर जनरल कौन था, फॉकलैंड था। और लॉर्ड लिटन इस समय हो जाता है, 1878 का मामला है। तृतीय युद्ध कब हो जाता है, बस इससे जितना लिखा है ना, इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनेंगे। रूस अफ़गान से संबंध बढ़ रहे थे। अब देखो तिब्बत जो आता है, तिब्बत वाला एरिया भी मतलब कि हमने समझ लिया है कि ये जो एरिया रहता है ना, मतलब कि भारत का, तो ये देखो, ये जो एरिया रहता है भारत का, ये वाला, तो यहाँ पे जो है तिब्बत का मतलब कि रहता है। तो इससे किस तरीके के जो है अंग्रेज़ों के संबंध रहते हैं, ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो होता क्या है कि 1774 और 75 के बीच में जो वॉरेन हेस्टिंग्स रहता है, तब जो है बहुत ज़्यादा इनसे संबंध धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं। बाद में इनसे युद्ध होता है, और लहासा की संधि होती है। कर्जन जो है, जब लॉर्ड कर्जन आता है, धीरे-धीरे इनका युद्ध होता ही रहता है बर्मा तिब्बत से अंग्रेज़ों का, लेकिन किसी तरीके का निष्कर्ष नहीं निकलता है। बाद में जाके जो कर्जन आता है, तो इनसे युद्ध रोकता है, और लहासा की संधि होती है। और जब मतलब कि लहासा की संधि के तहत ये कहा गया कि अब आपसे ये भी पूछ लेगा कि लहासा की संधि किसके बीच में हुई है, तो ये दिमाग में रखना। उसमें इन पे ये जुर्माना लगाया गया था कि जो 75 लाख तिब्बती सरकार है, ये क्षतिपूर्ति के लिए देगी। लेकिन इंग्लैंड में बैठी सरकार ने ये कह दिया कि नहीं, 75 लाख ना दे, 25 लाख दे दे, उसके माध्यम से बस चीज़ें इतने में ही कंप्लीट हो जाएंगी, मतलब कि इन पे कब्जा नहीं किया जाएगा। तो जो तिब्बती सरकार है, वो 25 लाख रुपए देके लहासा की संधि करती है। तो लहासा की संधि किसके बीच में हुई, आंग्ल और तिब्बत के बीच में। चार चार राज्य बताए, चार मतलब कि देश बताए, राज्य समझ लो, देश साम्राज्य समझ लो, चार संधियां बताई। इनका क्रम, इनसे मिलान आपको दिमाग में रखना है बस। और इस समय गवर्नर जनरल कौन होता है,
वो याद में रखना है। बहुत होगा तो यांडाबू की संधि या जब जो संधियाँ होती है, इनका कालक्रम याद रखना है और साथ ही साथ उनका डेट याद रखना, डेट का मतलब है ईयर याद रखना है बस। इतना याद रखो, विदेशी संबंधों से अंग्रेज़ों के और कुछ भी सवाल नहीं आते। बहुत लोग तो इसको पढ़ाते नहीं हैं। मैंने बस कोई भी सवाल छूटे ना इसके लिए इसको सब कुछ करा दिया है, ठीक है? अब देखो आते हैं हम अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति पे, इससे सवाल बनते हैं। तो देखो अंग्रेज़ों की जो आर्थिक नीति होती है, मूल रूप से आपको पता है कि किस तरीके की आर्थिक नीतियाँ हैं। 3 तरीके की आर्थिक नीतियाँ हैं, जो महलवाड़ी है, ज़मींदारी है, रैयतवाड़ी है। लेकिन उससे पहले भी कुछ नीतियाँ होती हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। और साथ में इनका जो नीति होंगी, उनका उद्देश्य क्या होगा? अधिकतम से अधिकतम राजस्व को प्राप्त करना, यहाँ के संसाधनों का लूट के ले जाना, यही सारा कुछ इनका हित होता है। कहीं भी कोई भी देखो, वो सब कुछ मेरे दिमाग में यही आएगा इनके अंग्रेज़ों के, ठीक है? तो इसी में मतलब कि हम सारा कुछ समझ लेंगे, जहाँ से हमारे सवाल फैक्चुअल रूप से बनते हैं। देखो रजनी पामदत्त एक मतलब कि इतिहासकार हैं, उनकी एक बुक है इंडिया टुडे। तो वो क्या बताते हैं कि भारत में जो उपनिवेशवाद जो आर्थिक रूप उपनिवेश देखो साम्राज्यवाद जो होता है ना, वो राजनैतिक होता है, कि मतलब राजनीतिक रूप से किसी भी देश पे कब्ज़ा करना। उपनिवेशवाद उसी का एक स्वरूप है, जो सिर्फ़ आर्थिक होता है, कि मतलब कि इसके आर्थिक संसाधनों को कब्ज़ा करना। तो उपनिवेशवाद या आर्थिक रूप से किस तरीके से अंग्रेज़ों ने हम पे कब्ज़ा किया या हम पे किस तरीके से रूल किया, कौन-कौन से चरण में कौन-कौन सी नीतियाँ बनाते रहे, उसी को जो रजनी पामदत्त हैं उन्होंने इंडिया टुडे अपनी बुक है, उसमें ये बताया कि भारत में उपनिवेशवाद के 3 चरण आए हैं। पहला आया है वाणिज्यिक पूंजीवाद 1757 से 1813 में। इसके माध्यम से अंग्रेज़ों ने ये किया कि जितना से जितना मतलब कि मैक्सिमम हो सकता है राजस्व का संग्रह करना, जितना पॉसिबल होगा तरह-तरह की जो नीतियाँ बनाई जाएँगी महलवाड़ी, ज़मींदारी, रैयतवाड़ी, ये सब इसी दौरान बनाई जाती हैं कि मैक्सिमम जो रेवेन्यू का कलेक्शन यहाँ से पैसा दबा-दबा के लूट के चले ले जाओ, क्योंकि इंग्लैंड में फिर हमको औद्योगिक क्रांति करनी है और जब क्योंकि वहाँ के लिए पूँजी की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ मैक्सिमम जो राजस्व कलेक्शन इस दौरान किया गया दुनिया भर से और भारत से तो किया ही गया। दूसरा जो चरण आता है वो 1813 से 1858 के बीच में आता है और औद्योगिक युक्त व्यापारिक पूँजीवाद, लेकिन ये भारत में नहीं आता, दुनिया भर में आएगा लेकिन भारत में नहीं आएगा, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हो जाती है तो दुनिया भर में उद्योग लगते हैं, जिससे भारत को भी लाभ होना चाहिए, लेकिन भारत को लाभ इसका नहीं होता क्योंकि यहाँ पे निवेश ही नहीं होता। कि भाई यहाँ पे उद्योग लगाओ, ये सब कुछ नहीं हो, यहाँ से बस कच्चा माल के रूप में भारत का यूज़ किया जाता रहा और किसी भी तरीके के यहीं पे जो लोकल उद्योग थे उनको भी नष्ट कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके के उद्योग नहीं लगे। तो ये भारत में ये चरण तो ढंग से आता भी नहीं है। और तीसरा जो होता है वित्तीय पूंजीवाद 1860 के बाद, इसमें भी बहुत तरीके के निवेश किए जाते हैं, लेकिन भारत में भी इनका 1860 से 1847 तक। देखिए इसका जो फ़ायदा होता है कि ये फ़ायदा होता है कि 1858 का जब 1857 का युद्ध हो जाता है, तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, ये कह देते हैं कि हम आपके आंतरिक मामले सामाजिक धार्मिक में मतलब कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये तो बस केवल कहने की बात थी। धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया कि भारत में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप करना बंद कर दिया, जो कि भारत को फ़ायदा पहुँचा सकता था। तो किसी तरीके का यहाँ पे ना उद्योग लगाए, ना यहाँ पे मतलब कि पूँजी का निवेश किया, कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाद जो चरण आता है वित्तीय पूँजीवाद आता है। तो देखो बस ये मोटा-मोटा आपको यह याद रखना है कि कौन-कौन से चरण है, कौन-कौन से मतलब कि कब-कब चलता है। 1947 तक यही चलता है। किसकी बुक में, किस व्यक्ति ने ये दिया, ठीक है? इतना दिमाग में रखना, बस। भू राजस्व व्यवस्था में होता क्या है? कैसे इनकी भू राजस्व व्यवस्था शुरुआत होती है? देखो 1765 में जो द्वैध शासन लेके आता है, कौन लेके आता है? क्लाइव। जब बंगाल को इन्होंने कब्जा कर लिया, इलाहाबाद की संधि होती है, तो उसके बाद जो क्लाइव होता है, पहले तो बंगाल में द्वैध शासन लेके आता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेता है। फिर उसके बाद जो वहाँ का नजमुद्दौला रहता है, उससे क्या करता है, वहाँ की निजामत वगैरह भी उसके कब्जे में कर लेता है और वो कठपुतली नवाब जैसा रह जाता है। तो सारा कुछ तो यही देख रहे होते हैं, जिसको द्वैध शासन कह दिया जाता है। 1772 में ये होता है कि हेस्टिंग जब आता है, वॉरेन हेस्टिंग, तो ये क्या करता है, ये द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर देता है और एक नई व्यवस्था लेके आता है, जिसको पंचशाला व्यवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये ठेके पर जो है नीलामी करता है, कि जो लोग ठेके पे खरीदना चाहे ले सकते हैं और उसके हिसाब से ये इनको पैसा प्राप्त होता है। इसी को फार्मिंग पद्धति कहते हैं, ठेके पर खेती की पद्धति कहते हैं और ये केवल बंगाल में लागू थी। इसको जो है मतलब कि मूल रूप से इजारीदारी व्यवस्था जो बंगाल में अकेले में लागू थी, वो कहा जाता है। तो थोड़ा-सा बैकग्राउंड था। अब देखो मूल रूप से ब्रिटिश की जो नीतियाँ आती हैं, वो 3 तरीके की नीतियाँ होती हैं। हम सब यहीं से समझते हैं, ठीक है? यहीं से पढ़ते हैं, लेकिन आपको जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और होती है, वो सब कुछ मैंने बता दिया। 3 तरीके की नीतियाँ ब्रिटिश की हमको देखने को आर्थिक रूप से मिलती हैं। एक नीति होती है जमींदारी, जमींदारी प्रथा, आर्थिक वाली नीति में। दूसरी होती है रैयतवाड़ी और तीसरी होती है महलवाड़ी। जमींदारी प्रथा जो होती है, जमींदारी जो व्यवस्था होती है, इसमें जो प्रमुख होता है, वो होता है जमींदार। और जो रैयतवाड़ी होती है कि मतलब कि कौन रेवेन्यू का कलेक्शन करेगा, और इसमें जो रैयत होता है, जो भूमि का मालिक होता है, वो रैयत होता है, ठीक है? रैयतवाड़ी में। और तीसरे में महलवाड़ी में, महल का मतलब होता है गाँव। तो इसमें जो हेड होता है, या किन से ब्रिटिश लोग जो है
धन की उगाही करेंगे, राजस्व की उगाही करेंगे, तो वो होते हैं महाल, गाँव के गाँव होते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट रैयत से, किसानों से लिया जाता है और यहाँ पे ज़मींदारों से लिया जाता है। तो ब्रिटिश जो लोग होते हैं जमींदारी प्रथा में ज़मींदारी से समझौता करते हैं। ये ब्रिटिश जो लोग होते हैं या जो ब्रिटिश कंपनी होती है, ये किसानों से डायरेक्ट समझौता नहीं करती है। सेटलमेंट सिर्फ ब्रिटिश और ज़मींदार के बीच में होता है। और यही ज़मींदार क्या करते हैं, जो किसान होते हैं उनसे पैसा उगाते हैं, उनसे जो लैंड रेवेन्यू है वो उगाते हैं। और इनके बीच में कोई रेवेन्यू कलेक्शन मतलब कि सेटलमेंट नहीं होता है। ब्रिटिश अपने आप कह देंगे जितना हो सकता है मैक्सिमम उगाओ, उसमें से तो अब जो हिस्सा होगा तुमको दे दिया जाएगा, बाकी ब्रिटिश सरकार का हो जाएगा। और जब ब्रिटिश सरकार और जमींदार होंगे, इनके बीच में सिर्फ मतलब सेटलमेंट होगा और जमींदार किसानों के बीच में नहीं होगा, तो इसमें मैक्सिमम शोषण जो है जमींदारों का होता रहेगा। ठीक है। और जो रैयतवाड़ी थी, अब सब एक-एक समझेंगे। रैयतवाड़ी थी, उसमें जो कि लगान देते थे वो डायरेक्ट रैयत देते थे और मतलब कि इसमें ज़मींदार जैसा व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया है उसमें ज़मींदार थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले एरिया में। तो यहाँ पे बंगाल वाले में एरिया में ज़्यादातर, तो अभी बताऊँगा कहाँ-कहाँ पे लागू होती है। तो जहाँ ज़मींदार होंगे वहाँ ज़मींदारी प्रथा लागू करेंगे। जहाँ रैयत ज़्यादा होंगे, मजबूत होंगे, तो वहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो किसान जो है अपने आप देख सकें, वहाँ रैयत ये वाली व्यवस्था लागू करेंगे। और जहाँ पे गाँव के मुखिया वाले मुनीम टाइप का, लंबरदार टाइप के जो लोग होते हैं, वो जो होते थे, तो उनसे कहेंगे कि आपसे हम समझौता करते हैं, ये पूरे गाँव का जो लगान है आप कलेक्ट करके दो। तो ये भूमि का मालिक यहाँ पे महाल जो होता है गाँव हो जाता था। उनसे अंग्रेज़ों का समझौता होता था और यही जो गाँव का मुखिया होता था वही जाके जो मतलब कि किसान होते थे उनसे जो है लगान इकट्ठा करता था और फिर अंग्रेज़ों को पहुँचाता था। यही व्यवस्था होती है, तो इन्हीं को एक-एक करके हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, अंग्रेज़ों के माध्यम से सबसे ज़्यादा शोषण कौन व्यवस्था में होता है? मतलब कि अंग्रेज़ों के माध्यम से, रैयतवाड़ी, क्योंकि इसमें कोई किसान नहीं था, कोई रैयत है। यहाँ पे तो महाल तो मुखिया हो जाता है, पूरा का पूरा गाँव हो जाता है, ये भी किसानों से करता है। और यहाँ पे ज़मींदार आ गया, ये भी किसानों से करता है। यहाँ पे डायरेक्ट अंग्रेज़ ही इनसे वसूली कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों के माध्यम से सबसे ज़्यादा शोषण किस व्यवस्था में हुआ? वो आत्महत्या सबसे ज़्यादा यही हुई रैयतवाड़ी में, क्योंकि जो व्यापारी थे लैंडलेस होते, मतलब कि जो किसान थे लैंडलेस हो गए थे। तो अंग्रेज़ों के माध्यम से। अब देखो, मीडिएटर के माध्यम से सबसे ज़्यादा शोषण किसमें हुआ? तो सबसे ज़्यादा शोषण इसमें हुआ ज़मींदारी व्यवस्था में। अगर ये पूछे मीडिएटर के माध्यम से, कोई अगर मध्यस्थ है उसके माध्यम से। और सबसे कम जो शोषण हुआ वो महालवाड़ी व्यवस्था में हुआ। ठीक है? अब देखो एक-एक करके समझते हैं। ज़मींदारी जो व्यवस्था होती है ये पूरे भारत के जो इनकी ये व्यवस्था होती है उसमें उसके 19% भाग में लागू होती है। और जो महालवाड़ी होती है ये 30% भाग में लागू होती है और बाकी 51% भाग में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है लागू रहती है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है? एक-एक करके समझते हैं। आ जाओ ज़मींदारी व्यवस्था में। ज़मींदारी जो व्यवस्था रहती है दोस्तों, इसका नाम कुछ-कुछ और मतलब कि आपको देखने को मिलेगा। स्तंभरारी व्यवस्था भी मिल सकता है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था मिल सकता है, विश्वेदारी व्यवस्था मिल सकता है और ज़मींदारी व्यवस्था तो है ही। तो इसमें से कोई भी नाम आए ना, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि वो ज़मींदारी व्यवस्था की ही बात कर रहा है। अब देखो, इसमें समझो कि एक जो ज़मींदारी व्यवस्था है, इसके संबंध में सबसे पहले जो सुझाव देता है, एक व्यक्ति रहता है फ्रांसिस। और इस समय जो बंगाल वाला एरिया रहता है, उसमें कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल होता है। तो कॉर्नवालिस को ये सुझाव देता है कि आप ज़मींदारी व्यवस्था ऐसे सिस्टम से ज़मींदार को इकट्ठा करो और उनके माध्यम से जो किसान है उनसे मतलब कि कर की वसूली, वो टैक्स की वसूली करवाओ, लैंड रेवेन्यू की वसूली करवाओ। इस तरीके का ये सुझाव फ्रांसिस देता है। फिर 1709 में पहली बार इसको वार्षिक, 1790 में वार्षिक रूप से लागू किया जाता है और बाद में 1793 में इसे 10 वर्षों के लिए स्थायी कर दिया जाता है। इसीलिए इसका नाम हो जाता है क्या? ज़मींदारी व्यवस्था। और इस समय कॉर्नवालिस जो होता है जॉन शोर के विचारों से सहमत था। ठीक है? और जब स्थायी कर दिया जाता है तभी से इसका जो है नाम स्थायी व्यवस्था या स्थायी मतलब कि बंदोबस्त या ज़मींदारी व्यवस्था कर दिया जाता है। ठीक है? तो ये आपको दिमाग में रखना है। कॉर्नवालिस किसके विचारों से सहमत था? उस समय वो एक उदारवादी विचारक था या जो था वो उसका नाम था जॉन शोर, तो उसके विचारों से ये प्रभावित था। ठीक है? तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब इसमें ज़मींदारी व्यवस्था में ये करते क्या थे? ज़मींदारी व्यवस्था में मैंने बताया कि जो ज़मींदारी व्यवस्था है, इसमें जो भूस्वामी जो किसान है, इसके बीच में समझौता नहीं होता था। समझौता ब्रिटिश और ज़मींदार के बीच में होता था। भू राजस्व जो वसूला जाता था, ये उत्पादन में हिस्सा था, ना कि कोई ज़मीन का किराया था कि जितना उत्पादन होगा उसमें हिस्सा था। ठीक है? तो भू राजस्व जब अगर लिया जाता था, जितना भी लिया जाता था उसका 1/11 भाग तो ज़मींदार ले लेता था और 10/11 भाग सरकार लेती थी, अंग्रेज़ लेते थे। ये दिमाग में रखना। ठीक है? और इसमें ये कहा गया कि भूमि जो है खरीद बिक्री के योग्य है। अगर कोई खरीदना चाहता है तो वो ले सकता है, कोई बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है। ठीक है? इसके साथ सनसेट लॉ 1974 में लाया गया कॉर्नवालिस द्वारा कि इस समय तक अगर लैंड रेवेन्यू या जो ज़मींदार नहीं जमा करते हैं तो भूमि की नीलामी कर दी जाएगी। इस तरीके का सनसेट
लॉ लाएगा कि सूर्यास्त की समाप्ति तक अगर जो है एक डेट डिसाइड कर दी जाती है, अगर जो है जो मतलब कि भू राजस्व है अगर वो जमा नहीं होता तो ज़मीन की नीलामी कर दी जाएगी। ये व्यवस्था थी। कहाँ-कहाँ पे थी? बंगाल में थी, बिहार में, उड़ीसा में, बनारस में, यूपी के बहुत सारे प्रांतों में और उस समय उत्तरी कर्नाटक में ये व्यवस्था लागू थी और ये कहा गया कि अगर ज़मींदार जो मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद उत्तराधिकारी जो इसका बेटा होगा उसके पास ये व्यवस्था चली जाएगी जो है वो जो है लोगों से या जो रई किसान हैं उनसे भू राजस्व इकट्ठा करके जो साम्राज्य है, जो ब्रिटिश है उनको पहुँचाएगा, ठीक है? तो ये हमने समझ लिया। एक कुछ थोड़ी-सी व्यवस्था हो पटनी व्यवस्था किसको कहते हैं? राजा ने अपनी ज़मींदारों को कई अधीनस्थ ज़मींदारों में बाँट दिया, तो इसको पटनी व्यवस्था कहते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी स्थापित की गई 1839 में। 2 एक्स्ट्रा फैक्ट थे, मैंने यहीं पे लिख दिए थे, ठीक है? अब देखो रैयतवाड़ी व्यवस्था। आज रैयतवाड़ी व्यवस्था ज़्यादातर से दक्षिण भारत में लागू थी, क्योंकि दक्षिण भारत में कोई भी ज़मींदार नहीं था। तो ठीक है, तो ये दक्षिण भारत में लागू थी। दिमाग में ये रखना। रिकार्डो का लगान सिद्धांत इस समय फेमस होता था। इसका मतलब ये होता था कि जो रैयत है ना, उनके और महारानी के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है मीडिएटर अपना जो मुनाफ़ा है मार के चला जाता है और जो रेवेन्यू है वो साम्राज्य के पास कम पहुँचता है। इसलिए जो साम्राज्य है, जो ब्रिटिश है उनको डायरेक्ट ही रैयतों से अपना जो वो लगान लेना चाहिए जिससे मैक्सिमम उगाही हो सके, तो दिमाग में ये रखना, ठीक है? तो ये तो उसे डायरेक्ट यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो इसमें जो शुरुआत होगी 1790 में कर्नाजीड होगा, ये मद्रास के जो 12 महल प्रांत हैं, इसमें ये व्यवस्था लागू करेंगे। उसके बाद 1809-10 में टॉमस मुनरो द्वारा ये मद्रास प्रांत में लागू की जाएगी। एल्फिंस्टन द्वारा बॉम्बे में लागू की जाएगी और फिर धीरे-धीरे असम में, पूर्वी बंगाल में और सिंधु में, कुर्ग में ये व्यवस्था लागू की जाएगी। तो सब ये याद रखना कहाँ-कहाँ लागू की जाती है, डिटेल में सब कुछ बता रहा, ठीक है? भूलना नहीं है, क्योंकि सवाल इन्हीं से आएँगे। भूमि का मालिक इसमें पंजीकृत किसान होता था। कर की दरें हमें कितनी ज़्यादा 33 से 35, 50, 55% तक रखी गई इसमें, ठीक है? इतना ज़्यादा टैक्स यहाँ पे रेवेन्यू लिया जाता था, ठीक है? 20 से 30 वर्षों में भूमि का पुनर्निर्धारण किया जाता था कि भाई इस व्यवस्था भूमि पे तुम मतलब कि खेती करने लायक हो, टैक्स देने लायक हो, तो ठीक है, नहीं तो इसको जो है मतलब कि दूसरे को बेचो, दूसरा इसमें खेती करेगा, क्योंकि रैयत अगर नहीं दे पाता है तो दूसरा करे भाई खेती। इस तरीके की व्यवस्था इसमें थी। सामूहिक संपत्ति एवं बंजर भूमि पर राज्य का नियंत्रण होता था, ठीक है? स्थायी बंदोबस्त की तरह इसमें भी ज़मीन बेची जा सकती थी। किसानों को छूट थी कि जिस प्रकार की ज़मीन वो लेना चाहे ले सकते हैं, परंतु राजस्व जो है ज़मीन के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर ज़मीन की मालियत ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, अगर उसकी मिल्कियत कम है तो कम देना पड़ेगा। लेकिन आप जिस तरीके की ज़मीन लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन ज़मीन का जो लगान है या जो किराया है वो उसी हिसाब से देना पड़ेगा। 1820 में ये व्यवस्था जो है समाप्त हो जाती है, क्योंकि अंग्रेज़ों को लगता है कि भाई इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। उद्देश्य इसका ये था कि आय ज़्यादा मिले, मतलब अंग्रेज़ों को प्राप्त हो और रैयतों की सुरक्षा हो सके, क्योंकि जब डायरेक्ट हम शासन करेंगे, कोई मीडिएशन नहीं होगा तो रैयतों की सुरक्षा हो पाएगी, जो कि ये बिल्कुल नहीं होती है। ये सब कहने को कहा गया था, ठीक है? बस बताया गया था कि हमारा उद्देश्य ये है, लेकिन ये कुछ होता है नहीं। तीसरी जो मतलब कि व्यवस्था होती है वो महालवाड़ी व्यवस्था है। महाल का मतलब होता है गाँव। महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1822 में हाल्ट मैकेंजी द्वारा लागू की जाती है और ये जो पंजाब वाला है और जो इधर का आगरा है, ये कहाँ-कहाँ लागू रहती है ये देख लो। यूपी का जो संयुक्त प्रांत है, सीपी मतलब मध्य प्रांत जो है, जो क्या कहते हैं एमपी वाला एरिया हो गया, पंजाब हो गया, आगरा हो गया, अवध हो गया, इन सब एरिया में लागू होती है और यहाँ पे जो लंबरदार होते हैं उन्हीं को बोल दिया जाता है कि आप गाँव के मुखिया हैं और आप ही भूमि के मालिक हैं और सारा का सारा लगान जो है गाँव से आप ही कलेक्ट करके दोगे। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर ये लगभग लागू 29 से 30% भाग पर लागू रहती है। यदि कोई किसान लगान नहीं देता तो भूमि ग्राम समाज के पास चली जाएगी। ये भी कहा गया था कि जिस भी व्यक्ति ने भूमि ले रखी है, अगर वो किसान जमा नहीं कर पाता है तो भूमि ग्राम समाज के पास चली जाएगी और फिर वो गाँव का मुखिया हमको लगान देगा, ठीक है? समय-समय पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाना था। इसीलिए इसमें जिस हिसाब से वो चाहते थे, अपने हिसाब से समय-समय पे राजस्व को निर्धारित कर देते थे और मैक्सिमम जब कर देते थे तो और ज़्यादा किसानों को इसमें घाटा हो जाता था। मतलब कि अनुपात के आधार पर समानतः 10 से 12 से 20 वर्षों में ये जो है भू राजस्व का निर्धारण बार-बार किया जाता था। मार्टिन बर्ड जो है एक व्यक्ति था, इसके द्वारा भूमि का मानचित्रण और पंजीयन जो है सबसे पहली बार किया गया था, तो ये याद रखना। और इस महालवाड़ी व्यवस्था में कर की दर 60% तक रखी गई थी, ये भी दिमाग रखना। अब इन सारी व्यवस्थाओं का ये असर हुआ कि पुराने जमींदार जो थे उनकी तो तबाही हो गई और नए जमींदार इनका उदय हुआ। तो ठीक है, तो आपने पूरी की पूरी जो आर्थिक नीति होती है, आर्थिक नीति का जो उद्देश्य होता है कुल मिला के इनका यही होगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है
क्या लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना, जो भू राजस्व वो प्राप्त करना, क्योंकि जो आपने सबसे पहले शुरुआत में मैंने यही बताया था कि ये उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण है और इसमें कलेक्टिव ये जितना से ज़्यादा ज़्यादा राजस्व इकट्ठा करना कर पाएंगे उतना उससे ज़्यादा मतलब उतना करना चाहेंगे ये लोग, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना ये लोग राजस्व संग्रहण करना चाहेंगे इस नीति के तहत। तो तीनों नीतियां आपने समझ ली। अब थोड़ा सा आता है कि ब्रिटिश की रेलवे नीति क्या थी, वो हम समझ लेंगे, जल्दी से समझेंगे, ठीक है। तो जिससे आपका कुछ भी छूटे नहीं। तो रेलवे को लेके ये लोग क्या है, मतलब कि वही है कि रेलवे को किस लिए लाते हैं कि ताकि कच्चा माल जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके और उसको फिर जो है कच्चा माल को धीरे से जो ब्रिटेन भेजा जा सके, ये भारत है। धीरे धीरे रेल का विस्तार करेंगे, किससे फिर यहाँ पे ये जो बंदरगाह है वहां पे लाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, लैंड के थ्रू स्वेज खन्ना से होते हुए पूरा का पूरा ब्रिटेन पहुंचाएंगे। तो ये इसलिए ये लोग पूरा का पूरा रेलवे का विस्तार करते हैं, ठीक है। अब रेलवे के विषय में समझ लो। रेलवे के विषय में ये था कि थॉमस रॉबर्टसन कमीशन बनाया गया। गवर्नर जनरल जो कर्जन होता है 1902 में इसके कार्यकाल में, और 1905 में फिर रेलवे बोर्ड का गठन किया जाता है। तो थॉमस रॉबर्टसन कमीशन कब आता है, गवर्नर जनरल कर्जन के काल में 1902 में। एकवर्थ कमीशन कब आता है कि गवर्नर जनरल जो चेम्सफोर्ड होता है इसके समय में 1919 में आता है। और इसके तहत आम बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया। अभी बाद में कौन सी कमेटी थी उसके तहत फिर से एक कर दिया गया। तो दिमाग में अब तो मतलब कि आधुनिक बात है, तो उसको तो मतलब कि आप करंट अफेयर में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो उस समय की बात थी वो मैंने आपको बता रहा, ठीक है। रेलवे निर्माण की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया, 1846 में, जब लॉर्ड डलहौजी ने मतलब कि क्या किया कि प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किया। और 1953 में बम्बई से थाने के बीच में 16 अप्रैल को पहली रेलगाड़ी चलाई गई। तो ये दिमाग में रखना। भारत में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके समय होता है, लॉर्ड कर्जन के समय होता है। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, और दूसरी जो रेलगाड़ी चलाई जाती है वो कलकत्ता से रानीगंज चलाई जाती है 1854 में। दोनों याद रखना है। कार्ल मार्क्स ने रेलवे को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा है। और ये कहा गया था कि रेलवे के विस्तार के समय कि जो भी निजी कंपनियां आकर रेलवे का विस्तार करती हैं तो उनको किसी भी तरीके का घाटा नहीं होगा। अगर घाटा होता है तो 5% लाभांश की गारंटी ब्रिटिश कंपनी खुद कह रही थी कि हम देंगे। और ये कहाँ से देंगे, ये भारत से देंगे। तो ठीक है, रेलवे और जो कार्ल मार्क्स इसलिए कहते थे कि जिस भी जगह पे अगर रेलवे बनता है तो वो क्या होता है, उससे आधुनिकीकरण आता है, संपर्क बढ़ता है, सब कुछ होता है। लेकिन ब्रिटिश का जो यहाँ उद्देश्य था उसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा शोषण किया है इसका। लेकिन भारतीयों को अप्रत्यक्ष रूप से कुछ लाभ हो जाएगा, वो हम आगे आगे समझेंगे। लेकिन कार्ल मार्क्स इसके विषय में ये कहते थे, ये भी आसार इफेक्ट आपको याद रखना है। अब देखो, अब मैंने आपको जो उस समय बता रहा था धन की निकासी वाला चैप्टर, तो मैं बोला था जब हम बंगाल पढ़ रहे थे कि आगे इसको हम पढ़ लेंगे जहाँ उचित मतलब की जगह आएगी। तो हम आर्थिक नीति पढ़ रहे हैं तो यहीं पे इसको भी निपटा लेते हैं। धन की निकासी का क्या मतलब है कि भारत से धन को मतलब कि धन का जो बहिर्गमन है वो इंग्लैंड की तरफ होना किसी भी तरीके में, किसी भी फॉर्म में। तो ये धन की निकासी का मतलब होता है। जॉन सिल्विन एक अंग्रेज रहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी व्यवस्था ऐसी है, जो गंगा नदी है भारत में, यहाँ से स्पंज की तरह पैसा सोखती है और पैसा सोख के पूरा का पूरा जो टेम्स नदी है जो मतलब कि लंदन में वहां पे उड़ेल देती है। तो ये किसका कथन है, ये दिमाग में रखना। ये मेंस वगैरह में सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जॉन सुल्विन का कथन है। तो दिमाग में ये रखना है कि यहाँ से सोखती है, सारा पैसा यहाँ पे उड़ेल देती है, ठीक है। 1831 में राजा राम मोहन राय द्वारा, जो 1833 में ब्रिस्टल अंग्रेज में मतलब कि वही इंग्लैंड में मर गए थे, पहली बार जो इंग्लैंड में भारत के धन की निकासी के विषय में चर्चा इसी समय की गई थी, राजा राम मोहन राय के समय में 1831 में, ठीक है। ये दिमाग में रखना। और पहली बार फिर जब आप इकोनॉमी में हर जगह पढ़े ही होंगे, दादा भाई नौरोजी सब इसकी व्यवस्था करते हैं। तो ये वाला भी दिमाग में रखना, ये भी दिमाग में रखना है कि जब दादा भाई नौरोजी का कार्यकाल आता है, ये दादा भाई नौरोजी क्या मतलब कि मतलब इंग्लैंड में ही रहते थे, तो वो सब चीज़ें देख रहे थे। तो उन्होंने बताया कि 1867 में इन्होंने लंदन में ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जब इन्होंने की थी, इसी की बैठक में इन्होंने ये कहा, एक निबंध निकाला। क्या कौन सा निबंध था वो, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, कि किस तरीके से जो इंग्लैंड वाले हैं या जो अंग्रेज हैं, किस तरीके से जो भारत से कर्जा लेके भारत का कर्जा इन पे इतना है कि इतना ज़्यादा वहाँ से भारत से ये लोग पैसा लेके यहाँ पे ले आए हैं। तो धन की निकासी का सिद्धांत इसी इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में दिया। इसके बाद इनकी एक और बुक आती है, ये पंपलेट था, इनकी बुक आती है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। ये कहते हैं कि भाई ब्रिटिश अगर कायदे से जिस तरीके का इंग्लैंड में इनका रूल है उस तरीके का रूल अगर ये भारत में करते तो भारत तो बहुत आगे होता है। लेकिन इस तरीके का रूल इन्होंने नहीं किया, इन्होंने अन ब्रिटिश रूल यहाँ पे लागू किया। ब्रिटिश का रूल ये तो नहीं है जिस तरीके से इन्होंने भारत में लागू किया, सारा का सारा पैसा लेके ये केवल मतलब इंग्लैंड में भर दिए। ये कोई ब्रिटिश रूल है? ब्रिटिश रूल तो ब्रिटिश जो ब्रिटेन है वहाँ पे है, सही मामले में ये ब्रिटिश नहीं है, अन ब्रिटिश रूल है। तो बुक लिखे इन्होंने
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1870 में इनकी बुक एक और आती है, द वांट्स एंड मीन्स रूल इन इंडिया, तो ये दिमाग में भी रखना। 1871 में इनकी एक और बुक आती है, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। तो सारी बुक का नाम याद रखना भाई, कोई भी नाम वो कथन देगा पूछ लेगा ये किसकी बुक है, तो ये सारी बुक इन्हीं की है। महादेव गोविंद रानाडे ने भी धन की निकासी के विषय में चर्चा की, इनकी एक बुक है एशिया ऑन इंडियन इकोनॉमी, 1872 में ये बुक आती है। ठीक है, ये दिमाग में रखना। 1901 में आरसी दत्त, जो रमेश चंद्र दत्त ने, इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी और इसमें धन की निकासी की चर्चा की। जब दादा भाई नौरोजी चर्चा कर देते हैं, उसके बाद बहुत लोग जो हैं इसी आर्थिक निकासी पे या धन की निकासी पे चर्चा करते हैं। अमृत बाजार पत्रिका ने भी धन की निकासी की बात की, और जब इतनी बात होने लगी तो फिर क्या होता है कि 1896 में कांग्रेस जो अपनी कलकत्ता अधिवेशन करती है, उसमें कांग्रेस भी मतलब कि स्वीकारती है कि भारत से जो है धन के निकास, जो धन है वो पूरी तरीके से बहुत सारे माध्यमों से इंग्लैंड जा रहा है। ठीक है, तो उसमें ये कांग्रेस भी स्वीकारती है। और 1813 के एक्ट से कंपनी का जो व्यापार खाता और राजस्व खाता अलग कर दिया जाता है। ये भी इन्फॉर्मेशन है छोटी सी, ये दिमाग में रखना। स्रोत क्या होते हैं, किस तरीके से भारत का जो धन है वो इंग्लैंड में जाता है, तो उसके स्रोत क्या क्या है। कंपनी के जो अधिकारियों को वेतन दिया जाता है, भाई भारत के पैसे से सारा वेतन दिया जा रहा। जो कंपनी के शेयरधारक है उनको लाभांश जबरदस्ती दिया जाता है, रेलवे वालों को लाभांश दिया जा रहा है, तो कहाँ से दिया जा रहा है, सब भारत के ही पैसे से तो दिया जा रहा है। भारतीय सार्वजनिक ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज लंदन को, कि भारत के नाम पर ब्याज वहाँ ले लेते हैं कि भारत के ऊपर इतना खर्चा किया जाएगा, और खर्चा नहीं किया जाता, और उस पर जो ब्याज आता है वो सब मतलब कि भारत से ही लिया जाता है। व्यापार, उद्योग एवं बागान में लगाई गई छोटी छोटी पूंजियां हैं, वो भी सब भी भारत से ही लिया जाता है, और सब अपने यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, 1858 के बाद जो भारत सचिव की और उसकी काउंसिल बनाई गई, उसका पूरा का पूरा खर्चा जो है भारत से लिया जाता है। और ये बनाई कहाँ जाती है, इंग्लैंड में बनाई जाती है। और तो इंग्लैंड में ले जाके सब कुछ भारत से ही, मतलब भारत का सारा पैसा वहाँ पे लिया जाता है, तो उसका सारा खर्च ये उठाया जाता है। और इनके मतलब कि तरीका क्या था, गृह व्यय का, ये कोष, सैन्य सामग्री, विभिन्न सैन्य का अभियान है, इन सब का खर्चा भारत से लेते थे। और इसके लिए वो क्या करते थे कि वो काउंसिल बिल लेके आते थे कि भाई इतना इतना खर्चा हुआ, और आप लोग को जो है भारत से मतलब कंपनी जो है ये भारत से ये धन की उगाही करे, और इतना सब जगह खर्चा हुआ है और इसकी पूर्ति करे। ठीक है, पेंशन भत्ते जो इंग्लैंड के अधिकारी होते थे उनके सबको दिया जाता, जो सैनिक होते थे उनके खर्च को सब कुछ दिया, मतलब कि ये दिया जाता था। और कहाँ से दिया जाता था, भारत से। तो भारत के पैसे से सारा कुछ वो अपनी जरूरत इस तरीके से वो पूरी करते थे। और ये कोई मतलब कहानी नहीं है, ये सही बात है, फैक्चुअल रूप से एकदम सही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्रोत होते थे जिनसे सारा का सारा पैसा लंदन को जाता था, तो ये दिमाग में रखना है। और उस समय अगर ये सब ना किए होते तो उस समय भारत के पास इतना पैसा था कि विश्व से इसका जो व्यापार संतुलन है हमेशा भारत के पक्ष में ही रहता था। इतना ज़्यादा मतलब कि भारत मजबूत था। भारत का व्यापार का हिस्सा दुनिया भर के, मतलब कि दुनिया का जो व्यापार था उसमें 24% जो हिस्सा भारत रखता था। भारत इतना मजबूत था। इसीलिए मार्क्स कहते हैं कि ब्रिटिश की जो आर्थिक नीति है ना, ये एकदम घिनौनी किस्म की है। ये किसी भी देश को पूरी तरीके से बंजर बना देती है। ठीक है, तो ये मार्क्स ने कहा था। एक फैक्ट है कि बेगम समरू ने मेरठ या साधना में चर्च बनवाया था, तो ये अलग से फैक्ट है, ये दिमाग में रखना। अब देखो मैंने आपको यहाँ तक में कौन कौन सी क्या क्या सब कुछ आपको नीतियां मतलब कि बता दी। तो मैंने आपको प्रशासनिक नीति बता दी, जल्दी जल्दी करवाया जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। और इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक तो है नहीं, जितना समझाने लायक होता है उतना ही याद रखो भाई। सवाल इतने से ही बनते हैं, बाकी कहानी किसी को नहीं याद रहती। प्रशासनिक नीति में मैंने 4 तरीके की नीतियाँ बताई, सब आपको पता है। उसके बाद मैंने जो प्रशासनिक के बाद, इसके बाद मैंने देसी रियासतों के प्रति नीति बताई, देसी रियासतों के प्रति नीति बताई, वो भी बताया आपको। उसके बाद विदेश की प्रतिनीति बताई, उसके बाद आर्थिक नीति बताई। आर्थिक नीतियों में भी 3 तरीके की नीति बताई, और साथ में रजनी पामदत्त ने क्या कहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या, ये सब बताया। और साथ में इसके पहले मैंने जो उसकी जो राजनीतिक नीतियाँ होती हैं, राजनीतिक नीतियाँ, उसमें भी 2 तरीके की नीतियाँ बताई। अब हमारा जो हिस्सा बचता है वो सामाजिक धार्मिक नीतियाँ बचता है, सामाजिक धार्मिक नीतियाँ। और जो बचता है कि जो प्रेस की नीति होती है, वो किताबों के प्रति जो न्यूज़पेपर वगैरह रहते हैं उनके प्रति क्या नीति होती है, ये सब हमारा चैप्टर बचा हुआ है, जो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में अपने कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करना, 9667305679 इस नंबर पे मैसेज करके PDF इसकी ले लो और सामने रख के पढ़ते जाओ। जल्दी जल्दी आपका जो सब्जेक्ट है वो कवर होता जाएगा। ये सारी क्लासेस आप हिंदी मीडियम नाम का यूट्यूब चैनल है वहीं पे देख रहे हैं। ठीक है, मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, इसीलिए ज़बान भी लड़खड़ा रही, बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब कि बोल नहीं पा रहा।
तो इस वीडियो में इतनी ही चीज़ें रखते हैं, बाकी क्लास तो मुझे प्रॉपर लेनी ही है। आपका लेट हो जाएगा फिर जो एईडीओ के एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो अन्य एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मुझे क्लास तो लेनी ही पड़ रही है, ठीक है? तो आज मैं बायोलॉजी क्लास नहीं बना पाया, लेकिन कल ज़रूर बनाऊँगा और 2-2 वीडियो तो करूँगा ही, और जैसे ये ठीक होता है तो मैं करंट अफेयर की क्लासेस और पॉलिटी की क्लासेस या ज्योग्राफी क्लासेस उनको भी जल्दी से शुरू करने वाला हूँ। और क्लासेस कम से कम 3-3, 4-4 डेली बनाऊँगा, जिससे क्या हो कि एग्ज़ाम के टाइम तक सारा चीज़ आपका कंप्लीट मिले, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्य